अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रूफ और उसमें हमने बात कर रहे थे कॉन्ट्राडिक्शन की, और कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। जैसे हमने प्रूव किया था कि 3 स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल है। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं कि इफ़ ए बिलोंग टू आर और 0 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन ए इज इक्वल टू 0। ये लफ्ज़ क्या है? मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन। अच्छा जी, ये मैथमेटिक्स में दो जो हैं सिंबल जो हैं अक्सर बच्चों को तंग करते हैं। मुझे याद है कि जब हम बीएससी में नए नए आए थे तो लिमिट की जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमें सबसे ज़्यादा जो तंग किया वो ये दो लफ्ज़ थे, एक एप्सिलॉन और डेल्टा। ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई। तो अभी भी स्टिल इवन इन एमएससी बच्चे इससे थोड़े से डरते हैं। तो पहले मैं बता दूं ये है क्या, इसका खौफ हम ख़त्म करते हैं। एप्सिलॉन जो है वो एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अब मैं इसको एम्फेसाइज करूं तो इट्स अ वेरी 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 स्मॉल बट पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसकी एग्जांपल मैं अक्सर अपने बच्चों को देता हूं कि आप एक केक खा रहे हैं, ठीक है, तो आपने केक को फिनिश कर दिया है, ठीक है। फिनिश करने के बाद वो केक थोड़ा सा गत्ते के साथ लगा रह जाता है, तो उसको आप फेंक देते हैं। यानी कि आपने टॉलरेट कर लिया है, ठीक है, कि अब मैंने जो केक फिनिश कर लिया है तो इसको मैं फेंक देता हूँ। कुछ ये भी टॉलरेट नहीं करते। बहरहाल ये है लेवल ऑफ टॉलरेंस। क्या है? लेवल ऑफ टॉलरेंस, कि कितना आप बियर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स में भी जब आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं आते तो वो एक्यूरेट उसके करीब करीब होते हैं। मतलब बाज़ का रिज़ल्ट्स इतने करीब होते हैं, ठीक है, कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप वहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप पढ़ेंगे कि आप वहाँ पे एरर एनालिसिस की बात करेंगे, तो एरर भी वो स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस की रिसर्च क्या है कि अगर आपने एक एल्गोरिथम बनाया है, उसमें एक बंदे ने एरर निकाला है, तो आप एक और नया एल्गोरिथम बनाइए और आप कहिए जी मेरा एल्गोरिथम जो है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट जो है वैल्यूज़ देता है, यानी कि मेरे इसमें एरर जो है उससे भी कम है, ये ज़्यादा नियर है एग्जैक्ट के, या फिर ये है कि ये उससे ज़्यादा स्पीडी है और रिज़ल्ट तकरीबन वही है। तो अब ये रियल एनालिसिस में ये जो लफ्ज़ है एप्सिलॉन, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा? मैं इसको कहूँगा कि ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो हाउएवर स्मॉल ये डिपेंड करता है। यू कैन चूज़ अप टू योर कन्वीनियंस। ये वेरी करेगा प्रॉब्लम के लिहाज से। तो हमें देखना है कि हम अपने प्रॉब्लम के लिहाज से इसको किस तरह से एडजस्ट करें। तो हम वो केक की बात कर रहे थे। तो अगर एक केक को एक यूनिट माना जाए तो वो जो थोड़ा सा आपने केक जो है टॉलरेट किया है, ये उसके लिहाज से जो है वो एप्सिलॉन है। जैसे आप कभी बाटा की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कीमत लिखी होती है 999 तो आप उसको 1000 देते हैं, तो ना कभी वो 1 रुपया वापस करता, ना कभी लेते हैं, ठीक है। हो सकता है उसको कोई बेनिफिट मिलता हो इस चीज़ का, लेकिन हम टॉलरेट कर लेते हैं। यानी कि आप समझ लें कि वो एप्सिलॉन है जिसको आपने जो है वो टॉलरेट कर लिया और आपने उसको नेग्लिजिबल, ये यानी कि इतना स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, लेकिन है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इस तरह से लेट से अगर आपका यूनिट जो है वो यूरो है या पाउंड है, तो आपको कोई 2 पाउंड जो है शायद आप उसको ना छोड़ें, आप हिसाब लगाएंगे हो ये तो मेरा 500 रुपया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेवल ऑफ टॉलरेंस है आपके यूनिट के लिहाज से, ठीक है। अब चूँकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में आप देखिए डेसिमल में जाके आप लेट से 1 के नीचे
1000 लगाते हैं या 10,000 या 1/million, ठीक है, बिलियन या उससे बड़ा, तो ये एक स्मॉल नंबर है और नज़र तो आता है ये नंबर है, पॉजिटिव है। तो ये है जी एप्सिलॉन। अब इससे डरना नहीं, और डेल्टा जो इसी का भाई है वो भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो ये डरने की जरूरत नहीं। अब समझिए इसको, वो कहता है कि अगर ए कोई रियल नंबर है और ए ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और वो हर एप्सिलॉन से हाउएवर स्मॉल एप्सिलॉन पॉजिटिव लें, जितना मर्जी आप छोटा बना लीजिए, तो फिर अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो फिर ए 0 ही होगा, ए पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसको पहले तो वैसे कीजिए, लेट्स से ये आपका है 0 और ये आपका है ए, तो आपने शर्त ये रखनी है कि ए लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप एप्सिलॉन को यहाँ लेके आते हैं तो भाई ए तो एप्सिलॉन से छोटा है, तो आपको ए को यहाँ लाना पड़ेगा, ए ये हो जाएगा। और अगर आपको एप्सिलॉन को यहाँ लाते हैं, ये एप्सिलॉन, तो ए को आपको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ ए को लाना पड़ेगा। तो इस इनइक्वालिटी को एडजस्ट करते करते बात तभी बनेगी अगर यहाँ आ जाए ए इज इक्वल 0 और इधर एप्सिलॉन आ जाए क्योंकि ए लेस देन एप्सिलॉन है। इसको भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब लेकिन इसको हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस। कैसे प्रूव करेंगे आप देखें, आप सपोज कर लें, सपोज ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ए ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी सपोजिशन है। तो ए ग्रेटर देन 0 को हमने वायलेट करना है, यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही केस रह गया, क्योंकि ये ए ग्रेटर आर इक्वल 0, याद रखिए ये सेंस रहा, इसको समझिए। ए ग्रेटर आर इक्वल 0 अगर आप साबित कर देते हैं कि ए इक्वल 0 है, ये ए लेसर इक्वल टू या ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वाली बात जो है सही हो जाती है। ये मैं आगे जाकर डिटेल से बताऊंगा। अभी तो हमें चूँकि प्रूव ही ए इज इक्वल 0 करना है, एज एन हमें इस सेंस की परवाह नहीं है। ओके, तो टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बाय 1 2 3 4 5 6, लुक जितने मर्जी आप बढ़ा लें, ठीक है जी। 1 की जगह बेशक 9 लिख लें, सबको 9 9 कर लें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन ए बाय समथिंग छोटा हो गया ना जी, ए को पॉजिटिव नंबर से, तो ये पक्की बात है, ये लेस देन ए है। ये क्या है? लेस देन ए है, यानी कि एप्सिलॉन जो है लेस देन ए हो गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है आपका। तो ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था। तो ये लेने में तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, यू कैन चूज, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन चूज। आप कोई भी एप्सिलॉन जो है स्मॉलर नंबर, क्योंकि आपने कहा फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इफ आई चूज epsilon is equal to a by this number, you know it's a very small but it's positive, so according to my condition it is true, it's a small positive number, so I have no problem. However, by choosing this, you know this is less than epsilon a, क्योंकि a को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको उसके a से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो और ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, डेसिमल से डिवाइड करने से हो सकता है वो बड़ा हो जाए उससे, ठीक है। तो डेसिमल अगर इंटीजर के साथ डेसिमल है, यानी कि ग्रेटर देन 1 नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो वो छोटा रहेगा। तो एप्सिलॉन इज लेस देन ए, व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दस ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 आपने अज्यूम किया, और ए ग्रेटर देन 0 को अज्यूम करने से जो आपकी जो इफ कंडीशन है, ठीक है, अगर ये ऐसे है फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो तब आपने 0, तो हमने यही बताया था कि आप अज्यूम कीजिए जो कंक्लूजन है, फर्स्ट करें आपने कहा कंक्लूजन होल्ड नहीं करती, तो अगर जब कंक्लूजन को आपने कहा होल्ड नहीं करती, तो आपकी जो हाइपोथेसिस है, जो सपोजिशन है, उसी के ऊपर बात आ गई, तो उसको आपने कहा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस तो ये थी, हमने ये सपोज किया था। इसका मतलब है कि ये जो आपकी जो सपोजिशन है ए ग्रेटर 0, यही फॉल्स है, लिहाजा एक ही चांस है कि इज इक्वल 0, देन ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट। एक और एग्जांपल कॉन्ट्रडिक्शन की करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, वो क्या है, एक रिजल्ट है, बड़ा वेल नोन है, आपने पढ़ा होगा, उसको हम कहते हैं कैंटर्स थ्योरम। कैंटर्स थ्योरम
कैंटर क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ए है और एक जो है वो पी ऑफ ए, पावर सेट, पी ऑफ ए को मैंने क्या लिया है, पावर सेट। तो आपको पता है अगर ए आप ले लें जी 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ये सबको पता है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 है, तो 2 पावर 3 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आप इसको लिखिए 5 और 1 और 2, फिर 3, फिर 2 3, सॉरी 1 2 भी है, 1 3 भी है, और फिर ए खुद से भी है। ये है जी। अब देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 8। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो यहाँ से यहाँ जो है ए से पावर ऑफ ए के ऊपर आप कभी भी ऑन टू मैपिंग नहीं बना सकते। तो कैंटर क्या कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबजेक्शन फ्रॉम ए टू पी ऑफ ए। कोई जो है ए जो है सबसेट है रियल नंबर का, तो सबजेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट सबजेक्शन। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबजेक्शन। अब इसकी स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सबजेक्शन एनी ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए। ऑफ कोर्स वो कैसे, आप देखिए जी इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसके अंदर A1 A2 A1 A2 सो ऑन A8 है, 8 एलिमेंट्स हैं। तो ऑफ कोर्स सबजेक्शन के लिए क्या होगा, ये हमने कहा था कि इसके पीछे 2 इमेजेस हो सकते हैं, यानी कि ये तो ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है। ठीक है, ए इन 2 को ले सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 1 इस पे भी है 1 इस पे, तो मैपिंग ही नहीं रहेगी। मैपिंग क्या केस है, तो लिहाजा जब ऑन टू मैपिंग आप उसका चक्कर चलाना चाहते हैं तो इस किस्म का चल सकता है, ये चल सकता है। ठीक है, इधर कोई जो है वो सॉरी ये चल सकता है, और ये तो ये तो देखिए 2 ने तीनों को कैच कर लिया, ये मैक्सिमम 3 तीनों को कैच कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो है 5 एलिमेंट्स फिर भी बच जाएंगे। तो ऑन टू में तो हमने कहा था कि फंक्शन ऑन टू वो होता है जिसकी जो रेंज है वो कोडोमेन हो। अगर रेंज कोडोमेन बन जाती है तो तब हम कहते हैं हमारा फंक्शन क्या है, वो ऑन टू है। राइट, अब कैंटर क्या कहता है, कैंटर थ्योरम क्या कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए ऑन टू पावर सेट ऑफ ए। राइट, तो अभी हम देखते हैं जी, प्रूव करते हैं। हम प्रूव ऑन कॉन्ट्रेरी हम कहते हैं मौजूद है एक ऐसी मैपिंग है जो ए और पावर सेट ऑफ ए के दरमियान सबजेक्शन है, ऑन टू मैपिंग है। तो देखिए हम कैसे कॉन्ट्रडिक्शन लेके आएंगे। ओके, ये अब समझ आ गया सबको जी। चलते हैं आगे। तो इसको मैं शॉर्टली लिख देता हूँ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट P to A to पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ऑन टू, यानी कि ऐसी कोई ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ऑन कंट्रेरी वी सपोज alpha is a surjection if possible। अल्फा जो है कोई सब्जेक्शन है, तो देन फॉर ईच, अगर सब्जेक्शन है तो फाई ऑफ ए जो है वो क्या होगा, वो सबसेट ऑफ ए होगा फॉर ए बिलोंग टू ए। क्योंकि भाई देखिए पावर सेट है, आप देखें ना, इधर है 1 है 2 है 3 है 1 2 है 2 3 है एंड सो ऑन। ए खुद से भी है, एक सेट ये है और एक सेट ए है 1 2 3,
तो ये आप मैपिंग आपने अल्फ़ा बना ली ए से पावर सेट ऑफ ए, तो इसका मतलब जो भी फाई ऑफ ए होगा वो बेसिकली ये सबसेट्स है। पावर सेट ऑफ ए क्या है? ए के सबसेट्स है। तो जो किसी भी ए बिलोंग टू ए का जो इमेज है बेसिकली वो ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये जो है बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को। ए किस में जाएगा? ए जो है मैप कर रहा है फाई ऑफ ए पे, जो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को, इसका मतलब फाई ऑफ ए जो है वो सबसेट ऑफ ए है। पहली बात क्लियर होगी सबको कि ए जो है यानी कि सी बात है ए से मैप वो सेट के ऊपर मैप कर रहा है। अब देखिए जी, अब ये जो फाई ऑफ ए है, ठीक है, अब ये जो फाई ऑफ ए है, ए इसको बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। क्योंकि अगर फाई ऑफ ए 1 2 लें और ए को 1 ले लें, ए को अगर 1 ले लें और अगर मैं ये फाई ऑफ ए लूँ तो 1 फाई ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये फाई ऑफ ए ले लूँ 2 3 तो ए उसको बिलोंग नहीं करता। लिहाजा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, ए जो है वो फाई ऑफ ए को बिलोंग भी कर सकता है और ए फाई ऑफ ए को बिलोंग नहीं भी कर सकता, क्योंकि आपने तो ए को उधर किसी सेट के ऊपर मैप किया है और वो सेट के अंदर ए आता है ये या नहीं आता, हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट, चलें देखिए हम क्या करते हैं। तो क्लियरली ए बिलोंग टू फाई ऑफ ए और ए डज नॉट बिलोंग टू फाई ऑफ। अच्छा सॉरी, बर्टल में फाई लिया हुआ है, मैं साथ साथ किताब देख रहा हूँ तो हमने अल्फ़ा ले लिया। ठीक है, बर्टल की बुक में फाई है, तो ये थ्योरम 2.19 है, ग्लासेस मेरे पास नहीं है, 2.19। तो ये वही हम कह रहे हैं। अब ए या अल्फ़ा ए को बिलोंग करेगा या ए अल्फ़ा ए को बिलोंग नहीं करेगा। मैं बीच में फाई यूज़ करता रहा हूँ, शायद शुरू में हमने अल्फ़ा लिया, तो आप या अल्फ़ा फिक्स कर लें या फाई कर लें, नो प्रॉब्लम। राइट, तो अब देखिए आप क्या करें, डिफाइन एक सेट डी डिफाइन कर लें जी, कि उसमें आप कौन से ले लें, ऐसे एलिमेंट ए बिलोंग टू ए ले लें साइड एट ए डज नॉट बिलोंग टू अल्फा ए। राइट, आपने एक ऐसा सेट डी डिफाइन किया है, यानी कि उन एलिमेंट्स का सेट बनाया है जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं करते, जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं करते। अब देखिए देन अब चूँकि सिंस डी क्या है भाई, डी भी तो सबसेट ऑफ ए है, लिहाजा डी जो है बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को, एंड अल्फा इज ऑन टू, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one A naught belong to A such that D is equal to alpha A naught। देखिए ये बात सही है क्योंकि अल्फा ऑन टू है। अब D आपने बनाया एक सेट, चलो जैसे भी बनाया, हम इसकी बात नहीं करते, यानी कि वो एलिमेंट्स हैं जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं करते, ये उन एलिमेंट का सेट है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स है तो ए का सबसेट ना जी, डी ए का सबसेट है, इसलिए डी पावर सेट ऑफ ए होगा। क्योंकि ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है और अल्फा सब्जेक्शन है, लिहाजा इस डी के पीछे भी कोई एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होगा जिसका ये इमेज है, लिहाजा ए के अंदर कोई ए नॉट मौजूद होगा। ठीक है, साइड दैट डी इज इक्वल टू अल्फा ए नॉट। अब आइए, अब ये जो ए नॉट है या ये डी को बिलोंग करता है या डी को बिलोंग नहीं करता, दो ही केसेस है। ठीक है, now A naught belong to D or A naught does not belong to D। D mean अल्फा ए नॉट, यानी कि ए नॉट या तो अल्फा ए नॉट को बिलोंग करता है, डी से डरना डरे, यानी कि ए नॉट या तो अल्फा ए नॉट को बिलोंग करता है या ए नॉट अल्फा ए नॉट को बिलोंग नहीं करता। ये तो हमने पहले डिसाइड किया, क्योंकि ये इमेज जो है इसका सेट है,
तो वो भी एक ही सबसेट है, लिहाजा ये जो प्री इमेज है या तो उसको अंदर होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट कर दूं तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो हमने कहा था कि सबजेक्शन मौजूद है उस वजह से हो रहा है, और तो इस थ्योरम में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। ओके, इफ़ ए नॉट बिलोंग टू डी, अब डी की डेफिनेशन क्या थी कि भाई डी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स हैं जो अपने इमेज को बिलोंग नहीं करते। देन बाय डेफिनेशन डी क्या था, डी जो है आपने फाई ऑफ ए नॉट लिया हुआ है, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ए नॉट डज नॉट बिलोंग टू फाई ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू डी। अब देखिए ए नॉट डी को बिलोंग भी कर रहा है, अगर ए नॉट डी को बिलोंग करे तो ए नॉट डी को बिलोंग नहीं करता, ये क्या सेंस है? अगर आप ये सपोज करें कि जी ए नॉट डी को बिलोंग करता है और उसकी बेस पे आप ये साबित कर दें कि ए नॉट डी को बिलोंग नहीं करता, तो ये सेंसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये केस तो गलत है। और इफ ए नॉट डज नॉट बिलोंग टू डी, जो कि फाई ऑफ ए नॉट था, अगर ए नॉट फाई ऑफ ए नॉट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, तो हमने यही तो डी बनाया था। इसका मतलब क्या है? देन बाय डेफिनेशन ऑफ डी ए नॉट बिलोंग टू डी। लुक, अगर ए नॉट डी को बिलोंग नहीं करता, फाई ऑफ ए नॉट को बिलोंग नहीं करता जो कि डी है, ठीक है, क्योंकि ए नॉट जो है यहाँ फाई ऑफ ए नॉट को बिलोंग करता है। अब डी बेशक अगर कंफ्यूज हो तो डी को इधर लिख लें, या ए नॉट फाई ऑफ ए नॉट को बिलोंग करता है या ए नॉट फाई ऑफ ए नॉट को बिलोंग नहीं करता। अगर उसको बिलोंग करता है तो उसकी डेफिनेशन जो है देन बाय डेफिनेशन ऑफ डी ए नॉट डज नॉट बिलोंग फाई ऑफ, जो कि डी है। तो अगर ए नॉट डी को बिलोंग करे तो ए नॉट डी को बिलोंग नहीं करता, और अगर ए नॉट डी को बिलोंग ना करे तो ए नॉट डी को बिलोंग करेगा। ये दोनों सेंसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगेन इसके यहाँ भी लिखिए विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ भी लिखिए विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो फर्स्ट सपोजिशन है, दिस मीन्स दैट आवर फर्स्ट सपोजिशन इज़ रॉन्ग। दिस मीन्स दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्शन बिटवीन एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर ए। चलो रियल नंबर नहीं अगर कहते वो भी कह सकते हैं, लेकिन वो चूँकि इन्फिनिट है तो आप कोई और नेचुरल नंबर का सबसेट कह लें, ठीक है। आप इसको छोड़िए फ्रॉम ए टू फाई ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, राइट। अब ये कैंटर का मैसेज क्या है? इस थ्योरम से आपको क्या पता चला है? मुझे तो कुछ पता चला है। ये थ्योरम ये कहता है कि एक सेट से एक बड़ा सेट है, सर्जेक्शन नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब सारा कुछ जो है मैं ही इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊँ, ऐसा नहीं है। कैंटर कहता है कि आपसे बड़ा भी है, फिर उससे बड़ा भी है, फिर उससे बड़ा भी है, फिर उससे बड़ा भी है। यानी कि जो भी आप चीज़ कंसिडर करेंगे उससे बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हर सेट का एक बड़ा सेट है। और अगर मैं सोचूं तो ये यूनिवर्स जो है, पूरी कायनात, तो कैंटर तो ये कह गया है कि इससे बड़ा सेट भी है, तो वो कौन सा है? ज़रा सोचिए। तो फिर वो वही होगा जब यौम एहतिसाब होगा, जब से लोग आए हैं और जब तक लोग रहेंगे उन सब को बुलाया जाएगा। तो वो जो सेट होगा मुझे लगता है वो इस लिहाज से बड़ा सेट है। ओके, खैर ये एक ऐसे ही आइडिया जो कैंटर ने ये इसने दिया है बार्टल ने, कि इसका मतलब ये है कि हर सेट से एक बड़ा सेट है। ओके, अच्छा एक एग्जांपल हमारी रह गई थी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कि जनाब अगर आप ये कहना चाहते हैं लेट्स से यही 8 स्क्वायर रूट इज़ इर्रेशनल, तो एक तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको प्रूव करने के लिए 8 स्क्वायर रूट इज़ इर्रेशनल। आप ये इसको कीजिए कि इसको 8 स्क्वायर रूट को आप 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये क्या है? ये नॉन ज़ीरो रैशनल है, ये इर्रेशनल है। और आप साबित कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल, यानी कि नॉन ज़ीरो रैशनल, एक नॉन ज़ीरो रैशनल है, एक इर्रेशनल है। फ़र्ज़ करेंगे कोई रैशनल है, ठीक है। आपने ये सपोज कर लिया कंट्रेरी कि कोई रैशनल लेते हैं जो कि नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो डज नॉट इक्वल टू आर,
अच्छा, अगर ज़ीरो नॉट इक्वल टू आर, अगर आर जो है कोई नॉन ज़ीरो रैशनल है और एस जो है इरैशनल है, तो कंट्रेरी हम सपोज कर लेते हैं जी कि वो क्या है, वो है रैशनल है, वो रैशनल है। तो यहाँ से फिर एस क्या होगा, आर डैश बाई आर हो जाएगा। आर से डिवाइड करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो फील्ड है और वो उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप बनाते हैं, लिहाजा आर का इन्वर्स 1/r पॉसिबल है, 1/r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और आपको पता है कि ये आर डैश कोई रैशनल है और ये 1/r ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल का इन्वर्स जो है वो भी एक रैशनल 2/3, 3/2, p/q फॉर्म का, p/q और q जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो q/p, ठीक है। और यहाँ भी फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस अज्यूम कर लिए कि आर डैश नॉन ज़ीरो है, ताकि कोई ख़तरा ना रहे, ठीक है, ओके। तो खैर ये नाम ही अज्यूम करें, इसका तो कोई ख़तरा यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें इसको कॉन्सोल्यूट करना है, हमें तो 1/r की फ़िक्र है। तो 1/r पहले नॉन ज़ीरो है, तो 1/r भी नॉन ज़ीरो है। कल हमने एक नंबर किया था, एक रिज़ल्ट किया था कि अगर x नॉन ज़ीरो है तो 1/x भी नॉन ज़ीरो है, तो उसी रिज़ल्ट को यूटिलाइज़ कीजिए यहाँ पे। आप बताइए, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, तो ये भी रैशनल होगा। इसका मतलब ये एस जो है ये रैशनल हो गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने एस को इरैशनल अज्यूम किया था। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो इसका मतलब क्या है, एक अगर नॉन ज़ीरो रैशनल हो और एक इरैशनल हो, उनका प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इरैशनल नंबर ही है। पहले आप ये छोटा सा रिजल्ट प्रूव कीजिए, फिर उसके बाद रेफरेंस दीजिए, चूँकि ये इसको प्रूव कीजिए कि 2 स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल है, और फिर आप 2 का रेफरेंस दीजिए, नॉन ज़ीरो रैशनल है। लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू दिस रिज़ल्ट, या इसको लेमा बना के ऊपर लिखिए। लेमा जो है अक्सर हम जब कोई रिज़ल्ट जो है बड़ा रिज़ल्ट प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए कोई एक उसका स्टेप जो है जो अटक जाता है, तो उसका बाज़ कर लोग छोटा सा एक रिज़ल्ट बनाते हैं जो कि उस स्टेप को सॉल्व कर देता है, तो उसको हम एज ए लेमा जो है थ्योरम से ऊपर ले आते हैं और उसको कहते हैं लेमा। और जब प्रूव कर रहे होते हैं हम कहते हैं हैंस बाय लेमा दिस इज इक्वल टू दिस, और उससे भाग जाते हैं आगे को। ओके, तो आप भी इसको एक लेमा बनाइए, और लेमा बनाने के बाद इसको प्रूव कीजिए और कहिए कि हैंस बाय लेमा ये जो है ये क्या होगा, इरैशनल। एक ये दूसरा मेथड ये है, एक मेथड मैं भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये है कि आपको पता है जी 8 स्क्वायर रूट जो है, अगर 2 स्क्वायर रूट 2, वैसे अगर देखिए ना ये 8 स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, लिहाजा 8 स्क्वायर रूट जो है ये बड़ा है 2 से और छोटा है 3 से। ये बात क्लियर है। इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है, 8 स्क्वायर रूट आता है, 12 स्क्वायर रूट आता है, 18 स्क्वायर रूट आता है, यू कैन ऑलवेज फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स कि वो उनके दरमियान लाई करता है। यू नो दैट एवरी रियल नंबर लाइंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, अगर वो खुद से इंटीजर नहीं है। ओके, तो आप कंट्रेरी सपोज कर लें कि 8 स्क्वायर रूट जो है वो p/q है, रैशनल है, अगर रैशनल है तो 8 स्क्वायर रूट जो है p/q है। ये कॉन्ट्रेरी, अब ये फॉर्मल लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, खुद से फॉर्मल लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है। अब ऑन कंट्रेरी वी सपोज दैट 8 स्क्वायर रूट is rational, so let 8 square root is equal to p/q where p and q are integers, q is non-zero, ठीक है। एंड अगर वो भी कहना चाहिए वो भी कह सकते हैं कि p और q का GCD जो है 1 है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन p/q लेस देन 3, और यहाँ से आप देखिए q से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि q नॉन ज़ीरो है, q क्या है, नॉन ज़ीरो है, और pq जो है बिलोंग टू z है, तो इससे मल्टीप्लाई करना इजी है। 2q लेस देन p लेस देन 3q, अब इसको हर एक से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 लेस देन p माइनस 2q लेस देन, और 2q यहाँ से निकालेंगे तो q आ जाएगा, सही है। 2q को मैंने यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मतलब p माइनस 2q जो है, p और q अगर इंटीजर हैं तो p माइनस 2q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है,
और लेस देन क्यू है। दिस मीन्स दैट 8 स्क्वायर रूट इंटू पी माइनस 2q इज नॉट एन इंटीजर। अच्छा, ये मैं वैसे ही रेफर कर रहा हूँ, मैंने p बाई क्यू नहीं यूज़ किया, मैंने 8 स्क्वायर रूट यूज़ किया, दो कि आपने अज्यूम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 8 स्क्वायर रूट जो है बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, आपको पता है कि 8 स्क्वायर रूट को वैल्यूएट करना कैलकुलेटर से जो है वो आसान नहीं है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे वो कोई डेसिमल में लंबा सा नंबर आएगा, उसको ये जो कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आपने साबित कर दिया एक पॉजिटिव इंटीजर है और क्यू से छोटा है, और क्या है क्यू से, इसको अगर 8 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर नहीं है। ये आम सेंस है, ये क्या है, आम सेंस है। लेकिन इस सपोजिशन से मैं साबित कर सकता हूँ कि ये इंटीजर है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक दफ़ा आप उसे कहते हैं इंटीजर नहीं है और एक दफ़ा कहते हैं इंटीजर है, इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत है। but if 8 square root is equal to p by q, then देखिए p minus 2q, ठीक है जी, 8 स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा, p by q इंटू पी माइनस 2q, इसको आप कह सकते हैं p स्क्वायर बाय q माइनस क्यू से कट गया 2p, और इसको आप ऊपर नीचे q से मल्टीप्लाई कर दें, p स्क्वायर q बाय q स्क्वायर माइनस 2p, और इसको आप कहें कि p स्क्वायर बाय q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 8 और ये q है माइनस 2p, 8q माइनस विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर। लो जी, अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, 8 स्क्वायर रूट, अगर 8 स्क्वायर रूट को आप p बाई क्यू मानते हैं तो 8 स्क्वायर रूट p माइनस 2q, ये जो आप बना के बैठे हुए हैं, आपने पहले साबित किया कि ये जनाब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इस पॉजिटिव इंटीजर को अगर 8 स्क्वायर रूट से वैसे बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट आप देखिए तो ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर आप ये सपोजिशन यूज करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट p माइनस 2q, p बाई q इंटू p माइनस 2q, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, p स्क्वायर बाई q इंटू q कट गया 2p, और फिर यहाँ पे आपने q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, p स्क्वायर q ओवर q स्क्वायर, और p स्क्वायर बाई q स्क्वायर यहाँ से देखिए वो 8 आ जाएगा, दिस इज 8q। अब q और p इंटीजर हैं तो 8q माइनस 2p ये भी इंटीजर होगा, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि आपने 8 स्क्वायर रूट को क्या माना था, रैशनल माना था, लिहाजा हमारी जो पहली सपोजिशन है वो रॉन्ग है, और 8 स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नहीं है, क्या है, इरैशनल है। ओके जी, ये भी हमारा आइडिया क्लियर हो गया। राइट, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेरा ख्याल है हमने काफ़ी डिस्कस कर ली है। इसके बाद आप इसको फर्दर इसकी कोई एग्ज़ाम्पल जो है वो आप देखिए, बहुत सी एग्ज़ाम्पल जो है आपको बहुत सी किताबों से मिल जाएंगी। मेरा एजेंडा जो है सारी एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करना, सारी किताबों को सॉल्व करना नहीं है। मेरा एजेंडा जो है वो आपको टेक्निक बतानी है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैं रिवाइज़ करता हूँ, हमने ये सीखा कि हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को ट्रू मान लेते हैं, क्योंकि अगर हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है तो फिर आप क्या चेक करना चाहते हैं, भाई अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरी एजम्पशन सही है तो फिर आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, फिर तो आपको काम नहीं करना चाहिए। सो यू मस्ट हैव टू एज्यूम दैट योर हाइपोथेसिस इज ट्रू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ये कह लें कि कंक्लूजन जो है फॉल्स है। लेकिन कंक्लूजन को फॉल्स करने से थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा चक्कर चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वही फॉल्स है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस को ट्रू माना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आपने कंक्लूजन को फॉल्स माना था, लिहाजा हमारी कंक्लूजन ट्रू है। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से हमारा थ्योरम ट्रू है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रापोजिटिव। द लास्ट नंबर 3 इज कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं।
ये था जी P इम्प्लाई Q जो है, इफ P देन Q, इसकी काउंटर पॉजिटिव क्या बनेगी? इफ P देन Q, तो इसकी काउंटर पॉजिटिव बनती है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, यानी कि इसका मतलब ये है इफ नॉट Q देन नॉट P, ठीक है। इफ नॉट Q देन, अगर बारिश नहीं है, क्यों जी, अगर बादल नहीं है तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। इफ नॉट Q देन नॉट P, राइट। अगर बादल ही नहीं है तो ये इम्प्लाई कर दिया कि बारिश नहीं होगी, यानी कि हमने हाइपोथेसिस, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन के बारे में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको ज़रा दोबारा देखिए। ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आप देखिए, आप इसको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये क्या है, ये टी टी है, ये टी एफ है, ये एफ टी है, एफ एफ है, और इसका कायदा मैंने क्या बताया था, पी इम्प्लाई क्यू का। इसका कायदा क्या था? इसका कायदा ये था कि अ ट्रू हाइपोथेसिस कैन नेवर इम्प्लाई अ फॉल्स कंक्लूजन। ये वाली फॉल्स है, इसका तो ये वाली फॉल्स है, बाकी टी 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 ये तो बन गया। अब ये बनाइए, व्हाट इज नॉट Q, यानी कि जो Q है उसका नॉट कर दें, T को P और P को F को जो है वो ये F T F T, और फिर नॉट P इसको बदल दीजिए, ये क्या होगा F F T T, और कायदा वही है नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। ट्रू हाइपोथेसिस कैन नेवर इम्प्लाई फॉल्स कंक्लूजन। ये देखिए टी इम्प्लाई, ये जो है ये फॉल्स है, बाकी सारी पॉसिबल हैं, सॉरी बाकी सारे ट्रू हैं। तो आप इस कॉलम और इस कॉलम के ऊपर गौर कीजिए, तो ये देखिए जी, हैं जी, तो ये देखिए ये क्या है कि दोनों जो हैं, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसका तो ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो समटाइम ये स्टेटमेंट जो है अवेलेबल नहीं है प्रूव करने के लिए, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम उसकी ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव से थ्योरम को प्रूव करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट को आप प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो लॉजिक हमें ये कहती है कि आपने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी है। चलें देखिए एक दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं इफ़ n इज़ इवन, बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है जो कि आपको मैंने कहा कि ये जो प्रपोजिशनल कैलकुलस है इसको पढ़ने के लिए मेरे ख़्याल से जो डिस्क्रीट मैथ केंथ एच रोज़न की किताब है विद एप्लीकेशंस, वो बड़ी अच्छी किताब है। उसमें बहुत सी एलेबोरेशन है, बहुत सी चीज़ों को छोटे छोटे एग्जांपल से एलेबोरेट किया है। आप वो देखिए, if n is even then n square is even। देखिए ये if है, if n is even then n square is even, यानी कि if के नीचे ये है n even imply n square even, ये बता रहा है, ये स्टेटमेंट है। तो इसको अज्यूम कीजिए, अगर n even है तो n is equal to 2r होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इवन नंबर है वो 2r होता है और r बिलोंग टू z है। सीधा n स्क्वायर कीजिए, इसका n स्क्वायर किया तो 4r स्क्वायर, इसको 2 × 2r स्क्वायर, और इसको कोई r डैश कर सकते हैं, और r डैश बिलोंग टू z है, ऑफ कोर्स ये भी इवन है, इसकी शक्ल भी वैसी आ गई। इसके अंदर अगर n इवन है तो n स्क्वायर इवन है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, इफ देन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर n स्क्वायर ऑड है इम्प्लाई n ऑड, मतलब इफ n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड, इसको प्रूव कीजिए। चलेंगे इसको प्रूव कीजिए। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट क्या है कि इफ n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड। क्या इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं? आप बताइए ऑड होने की क्या क्या तरीका है ऑड को लिखने का। हमें पता जो ऑड नंबर है n स्क्वायर ऑड है तो n जो है वो 2r + 1 होता है और r बिलोंग टू 0 ये है। तो लीजिए इसका स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर, तो यहाँ से इसका n निकालिए, तो n जो है वो 2r + 1 स्क्वायर रूट बन जाएगा।
तो क्या इसकी शक्ल वैसी है? नहीं जी, ये तो कोई, अगर इसको कोई नंबर टी मानूं तो इसकी शक्ल तो टी स्क्वायर रूट आ गई है, लेकिन मुझे तो ये शक्ल चाहिए थी। जब तक 2r-1 टाइप का ना बनता है, इसकी क्लियर शेप ऐसी ना होती तो मैं इसको ऑड नहीं कह सकता। इसका मतलब अगर n स्क्वायर ऑड लेते हैं तो वहाँ से जब n को डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं उसकी शक्ल वैसी नहीं बना सका। ठीक है, बात का होता है ना कि आप किसी बच्चे को देख के कहते हो तुम फलां के बच्चे हो, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये इनकी शक्लें हैं। अगर ऐसी शक्ल होगी तो हम कहेंगे ये ऑड नंबर है, r बिलोंग टू 0 होगा, और अगर 2r होगा, ये नहीं है तो हम कहें इवन। तो हमने ये क्लासीफाई किया, तो ये क्लासीफाई नहीं किया। यू कैन नेवर से दैट इट इज़ एन ऑड इंटीजर। इसका मतलब क्या है? अब ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब बनाइए जनाब इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव। इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव आप लिखिए, इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट इज, इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट इज, क्या बनेगी? अब यहाँ से if n is not odd, not q imply not p. If n is not odd, then n square is not odd. If n is not odd, then n square is not odd. तो not odd क्या होता है जी? Even. Mean if n is even, then n square is even. देखें ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने पहले प्रूव की है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करना बहुत इजी है। जब आप ये स्टेटमेंट प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब आप ये स्टेटमेंट प्रूव कर जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत से ऐसे रिजल्ट्स हैं, बहुत सी में आगे चल के जैसे जैसे ये रिज़ल्ट आएगा, बाज़ किताब अजीब तरीके से प्रूव करते हैं आपको लगता है, लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं और उसको प्रूव करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये जनाब कॉन्ट्रापॉजिटिव बड़ा आसान था। हमने देखें लॉजिकल जो कैलकुलस है, जो लॉजिकल कैलकुलस है, उसमें हमने नेगेशन में पढ़ लिया, उसमें हमने पी आर क्यू पढ़ लिया, पी एंड क्यू पढ़ लिया, इफ़ पी देन क्यू पढ़ लिया, और एक उसमें होता है बाई कंडीशनल। मैं सिर्फ वो बता देता हूँ एक एक लाइन में, डिस्कशन मेरा मकसद नहीं है, वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी 2 डेफिनेशन और बताने के बाद आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको फर्दर शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो है जी, हमने शुरू करना है कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम और उनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट मेरा लेक्चर ये है, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो कोर है इस चैप्टर का, कोर ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, फिर उनकी क्या क्या आपस में रिलेशंस हैं, किस तरह से उनको लेके चलते हैं, कौन कौन से उनसे रिलेटेड रिजल्ट हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके बाद होगा, उसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी 2 डेफिनेशन जस्ट फॉर योर सेक ऑफ योर नॉलेज। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल ये होता है जी, पी बाई कंडीशनल, क्यू ये बाई कंडीशनल, ठीक है। इसका मतलब इसका टेबल बनेगा कि अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, इफ P देन Q, ये 2 है। इसका मतलब P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, दोनों इसमें आ रहे हैं। इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, ये दोनों होंगे ये इसके बराबर बाई कंडीशन, ठीक है। तो इसका टेबल अगर हमें बनाना है बड़ा आसान है, T T F F T F T F और P बाई कंडीशनल Q क्या होगा, जब दोनों सेम है, ये भी T ये भी T, तो T होगा। ये T F ये नहीं हो सकता, ये F है, ये F है, ये T होगा, F F देता है, ठीक है। इसका मतलब इट इज़ ट्रू व्हेन बोथ आर सेम एंड अदरवाइज इट इज़ फॉल्स, राइट। तो ये जनाब बाई कंडीशनल है, इसको हम कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका सिंबल ये होता है, ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिंबल नहीं लगाना, ये पता नहीं IFF लोग लगाते हैं, मैंने वैसे देखा नहीं है। अगर आप में से कोई देखे तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। लिहाजा पूरा लिखा करें, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये है। इसकी एग्जांपल देखिए, अगर सूरज है तो धूप है, और अगर धूप है तो सूरज है, चांद है तो रोशनी है, रात की रोशनी है तो चांद है। मतलब ये सारी की सारी जो है ये
इस तरह की एग्जांपल जो है इफ़ एंड ओनली, लेकिन बारिश बादल जो है वो इफ़ एंड ओनली में नहीं आ सकते, राइट। तो वो सफिशेंट और नेसेसरी कंडीशन है, और ये इफ़ एंड ओनली, एक के होने से दूसरा है, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, कहते हैं ना जी। तो बिल्कुल इसी किस्म का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके, अब एक और है जिसको कहते हैं, अच्छा ये प्रेपोजिशन में ये पी इम्प्लाई क्यू जो है ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है नॉट पी आर क्यू, इसके भी बराबर होता है नॉट पी आर क्यू, ठीक है। यानी कि आप इस सेंस से अगर आप पढ़ना चाहें कि हाइपोथेसिस फॉल्स भी होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, फॉल्स भी होती है, तब भी ये ट्रू हो सकता है। लिहाजा अगर नॉट पी है लेकिन क्यू अवेलेबल है तब भी ये सही है। तो ये इसके भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आप बना के देखिए नॉट पी आर क्यू, नॉट पी क्यू, नॉट पी क्या होगा, अगर आपका पी है टी टी, चले यहाँ बना देते हैं, अगर टी टी एफ एफ है और वो टी एफ है, ये पी है ये क्यू है, तो पी इम्प्लाई क्यू क्या होता है, ये वाला ट्रू हाइपोथेसिस कैन नेवर इम्प्लाई फॉल्स कंक्लूजन, दिस इज फॉल्स एंड अदर आर ट्री। अब यहाँ देखिए नॉट पी, व्हाट इज दिस, एफ टी टी, व्हाट इज क्यू, दिस इज टी, दिस इज एफ, दिस इज टी, दिस इज एफ, ठीक है। और नॉट पी आर क्यू का फॉर्मूला क्या था, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इसका दोनों फॉल्स हैं तो तब फॉल्स होगा, इट इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स अदरवाइज इट इज ट्रू। नॉट पी आर क्यू, नॉट पी आर, नॉट पी देखिए हमारा क्या था, एफ एफ टी टी, ये देखा ना गलत लिखा हुआ है सॉरी ये नहीं, बोथ ये है एक ही है, इट इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो यही है बोथ आर फॉल्स वाला, बाकी सारे टी है। तो लुक एट दिस टेबल एंड दिस टेबल, अगेन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, इसका मतलब ये दोनों भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो हम एक इसकी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे कुछ नए रिजल्ट्स बना सकते हैं। ओके, आगे चलिए, लास्ट एक होता है पी बाई कंडीशनल क्यू, इसको कहते हैं एक्सो आर। ये इसके बाई कंडीशनल की नेगेशन है, यानी कि पी एक्सक्लूसिव आर, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव आर, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट पी बाई कंडीशनल क्यू, ये है, सॉरी दोनों तरफ से ये है, या आप ये भी कह सकते हैं कि पी बाई कंडीशनल क्यू इज लॉजिकली नॉट पी प्लस क्यू। ये है क्या, ये होता है कि दिस इज फॉल्स व्हेन बोथ आर सेम, ठीक है, मतलब पी क्यू टी टी एफ एफ क्यू जो है एफ टी सॉरी टी एफ, तो अब ये दोनों सेम है, पी एक्सओआर क्यू होगा ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, दोनों सेम है तो फॉल्स, अगर दोनों अपोजिट हैं, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू होगा, एक फॉल्स एक ट्रू ट्रू होगा, और दोनों देखें। और जो पहले वाला था पी आर क्यू, इसको कहते हैं इंक्लूसिव आर, इंक्लूसिव आर, और इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव आर। दोनों में क्या फ़र्क है, एक एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हमारे डिपार्टमेंट में कोई जॉब आती है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, और हम कहते हैं कि भाई हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री हो या एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो आप बताइए एक बंदा ऐसा आ जाए जिसके पास दोनों डिग्रीज अवेलेबल हैं, तो क्या वो एलिजिबल होगा जॉब करने के लिए? नहीं होगा। यस, बिल्कुल एलिजिबल होगा, बल्कि वो ज़्यादा जो है कंसिडरेबल होना चाहिए कि उसने एमएससी कंप्यूटर साइंस भी की है और एमएससी मैथमेटिक्स भी की है, राइट। तो ये है
MSc मैथ वाला भी सिलेक्ट हो सकता है, MSc कंप्यूटर साइंस वाला भी, और जिसने दोनों डिग्री ली हैं वो भी। ये है इंक्लूसिव, ये वाला पहले वाला। एक्सक्लूसिव, एक रेस्टोरेंट आपसे ये कहता है कि जनाब आइए मेरे पास रात का डिनर कीजिए तो मैं आपको सूप और सैलड फ्री दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, सूप और सैलड फ्री, या आप सूप ले सकते हैं या सैलड, दोनों नहीं ले सकते। अगर आप उससे दोनों क्लेम करेंगे दोनों मुझे दीजिए तो कहेगा सॉरी हमारी स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स है, ये देखिए। तो ये है जनाब एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने मेथड ऑफ प्रूफ में इंडक्शन को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स की, फिर कॉन्ट्राडिक्शन किया। कॉन्ट्राडिक्शन के रेफरेंस में हमने इर्रेशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स की, उसके प्रूव किए, और फिर हमने कैंटर्स थ्योरम किया, फिर हमने कुछ इनक्वालिटीज़, बर्नौली इनक्वालिटीज़, और फिर एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किया, और फिर जो है कॉन्ट्रापॉजिटिव टेक्निक इसको डिस्कस किया, और दो डेफिनेशन जो हैं, बाई कंडीशनल जिसको आप कहते हैं इफ़ एंड ओनली, बाई कंडीशनल बेसिकली बाई कंडीशनल कहना चाहिए, इधर से उधर उधर से उधर, और लास्टली जो है वो एक्सक्लूसिव आर, ठीक है। तो ये हमारा जनाब जो बेसिक्स हैं थोड़े से इस चैप्टर के, वो जो है वो आज कंप्लीट हो गए। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें जो है अ लिटिल मोर हार्ड, हमने आस्ता आस्ता रियल एनालिसिस के वो आखिरी जो चैप्टर है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारे सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। जो मेरे लेक्चर्स होंगे हमारे सिलेबस के मुताबिक होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस को कंप्लीट किया जाए ताकि जो हमारे मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ जो प्राइवेट लोग अपीयर होते हैं, या और भी हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो दूसरे लोग इसको देखना चाहते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी जो है हमारा जो ये कोरोना जो पेंडेमिक है इसके अंदर जो प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों की, उसकी बिहाफ पे हमने ये शुरू किया है। तो प्रायोरिटी जो है पहले जो है वो सिलेबस है, ठीक है जी। आप इसको देखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।